यस, सो वेरी गुड इवनिंग एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ जी, लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड की थी, क्या वो हैं क्लास में? यस मैम। चलिए, क्लास के 2 रूल्स, आपका वीडियो और माइक ऑफ रहेगा अनटिल अनलेस आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। थैंक यू सो मच। एंड नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। लास्ट क्लास का कोई डाउट कहीं से भी? यस, हाँ जी, लास्ट क्लास में क्या किया था भाई? कोई ब्रीफ करो फटाफट से, क्लास शुरू करें अपन। यस, क्या किया था लास्ट क्लास में? हमने क्वाजी फेडरल समझा दिया था आपने। अच्छा, वापस से समझा दीजिए। ओके फाइन, क्वाजी फेडरल समझा दिया जाएगा आपको। एनीथिंग एल्स अदर देन क्वाजी फेडरल? एक तो डाउट आ गया मेरे पास, ये क्वाजी फेडरल समझ रहा है। ओके, हमने बेसिकली एक डाउट और आया था, वो बेरुबारी केस का जो था ना, विद रिगार्ड टू जजेस ना, तो ये आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलती है। 7 जजेस हैं, 8 जजेस हैं। मैं क्लियर कर दूं आज की क्लास में, लास्ट जब जजमेंट हुआ था ना, वो प्रेसिडेंट रेफरेंस वाला, उस टाइम पे 8 थे। बेसिकली लास्ट जजमेंट जो है आपका, ये मान के चलो 7 जजेस बेंच थी। ये क्लियर करके चलो, है ना? तो कोई भी डाउट मत रखना उसके रिगार्डिंग। दूसरी चीज, देयर इज अनदर पर्सन, किसी का कोई डाउट है? कोई हैंड रेज है? हाँ हरिओम, यस हरिओम, अनम्यूट कर सकते हैं आप, बताएं। यस, ओके, कोई डाउट नहीं है, फाइन। तो क्लास शुरू करें हम। एक क्वाजी फेडरल का डाउट मेरे पास आया है, जस्ट अ सेकेंड। यस, एक मैम नेट पे तो बेरुबारी केस में 8 जजेस का नाम दिया हुआ है। नहीं, आपको डिफरेंट सोर्सेज मिलेंगे, बट जो कंसेंटिंग है ना, बेसिकली 7 जजेस है, 7 जजेस बेंच है, उसको मान के चलो आप। 7 जजेस, ये कंफ्यूजन है आपको, कई बुक्स में 8 मिला, कहीं 7 जजेस मान के चलो। फाइन, चलो, आई विल राइट द नेम्स एज वेल, डू नॉट वरी। हाँ जी, एक डाउट, किसका डाउट था ये क्वाजी फेडरल का? रेज योर हैंड। हाँ भाई, उषा, फाइन उषा। सुनो, क्या समझे थे कल की क्लास में? पहले तो मुझे ये बताओ, तो मुझे समझ में आया कि आपको कितना ना कॉन्सेप्ट बैठा था कि नहीं बैठा था। हाँ जी, मैम मुझे समझ में तो आ गया था, बट वापिस से मैं भूल गई थी कैसे फेडरल क्या होता है। देखो, एक होता है फेडरल सिस्टम, अभी ये क्वाजी वर्ड को थोड़ा सा ढक दो साइड में, है ना, साइड कर दो। एक होता है फेडरल, एक होता है यूनिटरी। ठीक, समझो बिल्कुल शांति से। यूनिटरी सिस्टम वो होता है जो सारी पावर सेंट्रलाइज्ड होती है। यूनिटरी सिस्टम ना, केंद्रीकरण, पावर का सेंट्रलाइजेशन, एक जगह सारी पावर इकट्ठी है। फेडरल होता है जब पावर बढ़ जाती है, ठीक, स्टेट्स में। अब अगर हम अपनी बात करें इंडिया की, तो हमारे यहाँ पावर तो डिवाइडेड है, क्योंकि हमारे पास 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पर जो बेसिकली राइट है वो स्टेट्स का है, सब्जेक्ट लॉ बनाने का। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उन पर यूनियन का है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि मैम क्या हमारे यहाँ जो स्टेट्स ये लॉ बनाती हैं, कंप्लीट उनके पास ऑटोनॉमी है क्या? हाँ या ना? कंप्लीट ऑटोनॉमी है, ऐसा कैसे? हाउ कम? नहीं मैम, कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। हाँ, कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है, राइट। अब देखो, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पावर्स तो दी है हमने स्टेट को, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, लेकिन कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। एट लास्ट में ना कहीं जो पावर का एक विदहोल्ड है वो यूनिटरी कहते हैं, सेंटर के पास होता है। इसलिए हमने कहा ना हम कंप्लीटली यूनिटरी है ना कंप्लीटली फेडरल है, हम क्वाजी फेडरल है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। ठीक, और किसी को कोई डाउट लास्ट क्लास से? अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, ओके, एक क्वेश्चन मेरा जवाब दो जरा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेकर आया था और कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 9 दिसंबर 1946। एक सेकेंड, नेहरू जी लाए थे कब? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर, बेटा डेट के साथ ईयर भी लिख, साक्षी। 9 दिसंबर 1946 एक आ गया है, ठीक है आंसर। पहला आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन लेकर आया? एम एन राव। कब?
1934। 1934, एक्सेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ऑफिशियल डिमांड कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? ऑफिशियल डिमांड 1935 में हुई थी। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक्सेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब हैंड रेस करके काम करना, मुझे सभी से पूछना है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताएं जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, पहली बात तो वो कब हुई थी और किसने बॉयकॉट किया था? हैंड रेस करना, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस करना। उषा, रिचा, यस यस मैम, फर्स्ट सीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में बाइकॉट किया था। रुक जाओ। हाँ रिचा, कब हुई थी फर्स्ट मीटिंग? आई गेस रिचा के नेटवर्क स्टेबल नहीं है बेटा, लेफ्ट हो रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो, कुछ दिक्कत हो रही है? सॉरी, हेलो। यस रिचा, हाँ जी। Am I audible, ma'am? Yes, you are audible enough, dear. Yes. Now, it was first held on 9 December 1946 and it was boycotted by Muslim League. Boycotted by Muslim League. Excellent, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और ये सारा जो प्लान बना था ना, ये किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किस प्लान के अंदर बना था? प्लान? एडल्ट फ्रेंचाइजी। अरे नहीं रे, एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं। कैबिनेट मिशन। हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान। हेड किसने किया था इसको? एमएन राय। अरे कैबिनेट मिशन प्लान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ भी हम कह रहे हैं, बस कहना है ना? नोट्स देखो, खोलो सारा पेज। मैम 3 मेंबर्स थे कैबिनेट। यस उषा, बेटा आंसर आ रहा है। आदित्य, कल की क्लास में तो बेटा आप भी थे। हाँ आदित्य बताओ। यस आदित्य, ये इंट्रोड्यूस हुआ था कैबिनेट प्लान 1946 में। इसमें 3 मेंबर्स थे, Patrick Lawrence for Stafford Cripps and Harvey Alexander. एक्सीलेंट, पैट्रिक लॉरेंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब याद है, ऐसा बर्बाद भी नहीं हुआ हमारा काम। प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? रेज योर हैंड। उषा रुक जा बेटा, हैंड रेस करना, इमोजीज नहीं भेजने हैं। रिचा अगर हैंड रेस करना चाह रही है तो प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? यस, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। केसेस, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है जो केसेस हमने कल डिस्कस किए थे? नाम बताइए। केक और दूसरा कृष्णानंद भारती, और एक लास्ट वाला था LIC ऑफ इंडिया। भारती, LIC ऑफ इंडिया। ईयर क्या है इनके? ईयर इंद्र बेरुवारी 1948, केशवानंद भारती 1973। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अरे वाह, ये होता है क्लास पार्टिसिपेशन। अरे एक्सेलेंट गाइस, मजा आ गया बिल्कुल। देखो, 1 पढ़ो या 100 पढ़ो, है ना, लेकिन ऐसे पढ़ो कि छप जाए। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया बिल्कुल। मतलब कल की क्लास बहुत शानदार रही। लास्ट क्वेश्चन है, प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है और क्या अमेंड हुआ है उसमें? प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है और उसमें क्या अमेंड हुआ है? रुक जा उषा, अदर देन उषा और कोई बताओ भाई। आदित्य, हाँ बोल बेटा बोल, बता। प्रीएम्बल अमेंड हुआ था फर्स्ट 1976 में, अमेंडमेंट में, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया था। सेक्युलर और सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अरे क्या बात है। 42nd अमेंडमेंट 1976, बहुत बढ़िया। कल की क्लास थोरो रही है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस भाई सभी का। अपने लिए तालियां बजा लो, है ना। ऐसे सामने क्लास में होती तो मैं बजाई थी। चलो ठीक है, आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं हम। ओके फाइन, बहुत बढ़िया। बस योगेंद्र, बस हाँ, इसको मौका चाहिए, बस पूरा इंटरनेट का यूज़ कर लेता है लड़का। चलो आइए, अब ज़रा कहानी फंडामेंटल राइट्स की शुरू करेंगे।
अब फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक जानते हैं, कोई बताएगा मुझे? 12 to 35। 12 to 35 होता है या 14 to 32 होता है? 14 to। अच्छा मैम 12 to अच्छा 14 भी है 12 भी स्टेट है है। मैम, अच्छा स्टेट की डेफिनेशन है मैम। अरे रुक जा लड़के, मैं है कि नहीं है डेफिनेशन में पूछ लूंगी, पहले ये बताओ 12 to 35 या 14 to 32? सोच लो। मैम कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन 12 to 35। एक आंसर ये आया। आदित्य बोल बेटा। फंडामेंटल राइट्स है 14 to 35 है। अच्छा 14 to 35 एक और है ऑप्शन अपने पास, लो भाई। चलो और बताओ। उषा बोल बेटा, हैंड रेस करे हुए। हाँ जी मैम, फंडामेंटल राइट्स मैम 12 to 35 है। 12 to 35 है। अरे महानुभावों, ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हो मुझे, मैं मतलब गलत ऑप्शन बता रही हूँ तो उसका समर्थन किया जा रहा है। 12 to 35 है पार्ट 3। 14 to 35 होता है मैम, 14 to 32 होता है मैम। चलिए मोहम्मद आरिफ, एक्सीलेंट बेटा। 12 to 35 चैप्टर 3, बहुत बढ़िया। 12 to 35 होता है चैप्टर 3 में। ऐसा मत करो तुम लोग, ये कहाँ से पढ़ पढ़ के आ रहे हो हैं? कौन सी किताबें ले ली जो मेरे पास नहीं है, बता दो भाई, मैं भी ले लूंगी, है ना। ऐसा मत करो संविधान के साथ, ठीक है। 12 to 35 स्कीम होती है। आर्टिकल 12 से हमारी कहानी आज की शुरू होगी। चलो, किसी को पता है हम प्रीएम्बल के बाद फंडामेंटल राइट्स क्यों कर रहे हैं? किसी को अगर डाउट हो तो यही क्लियर हो जाए। हाँ भाई बता दो। अगर सिलेबस में यही है। हाँ, सिलेबस में आपके सिलेक्टिव टॉपिक्स है, इसलिए हम। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ गाइस, फोकस। अब जरा अपने अपने माइक कर लो म्यूट। आर्टिकल 12 की जो है शुरुआत होने जा रही है। इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन्स है, बहुत सारे कार्यक्रम है इसमें। हमें आर्टिकल 12 जनरली स्टेट की बात करता है, ठीक। अब सबसे पहले हम जब डिस्कस करते हैं स्टेट को, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे ध्यान में आता है कि मैम स्टेट होते क्या है? मैम स्टेट होते क्या है? हम किसको स्टेट कहेंगे? हम किसको स्टेट कहेंगे भाई? चलो सवाल तो अच्छा है। हाँ भाई, किसको स्टेट कहा जाएगा? हैंड रेस करे बिना मैं किसी का आंसर लूंगी नहीं, है ध्यान रखना। मैं जो भी सवाल पूछूंगी मुझे उसमें हैंड रेस चाहिए। तुम लोगों के लिए पहले चीज़ें इजी कर दूं मैं, इससे अगर मैं कल सवाल पूछूं तो मुझे अनशंट आंसर ना मिले। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चलो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद क्या आ जाता है? एजुकेशनल राइट्स, इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चल अब इनके आर्टिकल्स देख लो भाई, मैं लिख दे रही हूँ। उसके बाद जो है गलत जवाब देने की क्षमता मत करिएगा, है ना। दे भी देंगे कोई बात नहीं है, हम फिर सुधार देंगे। फ्रीडम 19 से 22, एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, ठीक, रिलीजन 25 से 28, स्कीम याद रखो। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपका हो जाता है 29-30, इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन बनता है। और 32। हाँ जी, स्कीम क्लियर, ठीक। आ जाओ, चलो अब बात करते हैं जरा। हाँ, एक और कल का क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट्स बोरोड कहाँ से है? यूएस। सभी का आंसर यूएस, ठीक। चलो आ जाओ। अब देखो आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट क्या होती है, ठीक है। देखो इसमें आ जाते हैं 3 पार्ट। कैसे 3 पार्ट? ऐसे 3 पार्ट। स्टेट की डेफिनेशन में हम लेते हैं बिल्कुल 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 सिंपल तरीके से। एक आ गया आपका गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ठीक, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ यूनियन की बात हो रही है। एक आ जाता है गवर्नमेंट
प्लस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। फिर यहाँ आ जाता है आपकी ऑल लोकल अथॉरिटीज, ठीक, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज, इसमें पंचायत्स, इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक, ट्रस्ट वगैरह सब ये जो हैं। और उसके बाद आ जाता है एक ऑल अदर अथॉरिटीज, जहां से केस आते हैं, ठीक। यहां तक मेरी बात समझ में आई? स्टेट की डेफिनेशन में आर्टिकल 12 में क्या क्या आएगा? पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल लोकल म्युनिसिपल बॉडीज आपकी, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत्स ना, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सारे। और इसके लास्ट में आ जाता है क्या? ऑल अदर अथॉरिटीज। इसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज भी हैं, LIC, ONGC, सेल, ये इनके सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात ये होती है कंटोनमेंट बोर्ड भी आता है मैम स्टेट की डेफिनेशन में। कैंटोनमेंट बोर्ड किसने कहा? अपनी बात का जस्टिफिकेशन करना भाई, ऐसे नहीं खाली खाली बात नहीं होगी। हाँ भाई, अरे अगर आपको लगता है सही आंसर है तो बोलने में क्या जा रहा है? मैम मुझे पता नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं पूछ रहे हो कि बता रहे हो? आपने तो कहा कंटोनमेंट बोर्ड आता है। नहीं, मैंने क्वेश्चन मार्क के रूप में पूछा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क के रूप में पूछा, चलो क्वेश्चन मार्क के रूप में पूछा है। तो अब जनता इन लार्ज एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्या कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं, उषा बेटा हैंड रेज है तेरा, कैंटोनमेंट बोर्ड स्टेट की डेफिनेशन में है? इसे यहीं पे लिख लेते हैं अपन इसको, क्योंकि हमें केस भी चाहिए है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स, कैंट बोर्ड जो हैं, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होते हैं? चलिए हैंड रेज कीजिए। अरे गलत ही तो बताओगे, मुझे इंसाइट भी तो मिले। हाँ भाई, कैंटोनमेंट बोर्ड्स स्टेट है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए मैम। मेरे हिसाब से आना चाहिए। चलो भाई, आपका हिसाब देख लिया। और कोई भाई आंसर देने मत इसको। मैंने कहा था बेटा मोनोलॉग तो नहीं हो पाएगी ये क्लास, डायलॉग ही रहेगी। चलो बताओ फटाफट। बेटा कैंटोनमेंट बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? नो आंसर। सुन लो ध्यान से आप सभी लोग, अगर नहीं पता कोई बात नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स पहली बात तो हाँ स्टेट है। क्यों? यस, क्योंकि एक तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं। अब स्टैट्यूटरी क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपका स्टैट्यूटरी बॉडी कैंटोनमेंट एक्ट है 2006 का, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको ये काउंट किए जाते हैं, तो ये स्टेट है, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड स्टेट है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? तो इस तरह के क्वेश्चंस पे ना सोचा विचारी करनी पड़ती है। यस, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। गाइस नहीं भी हो तो अपना अपना इनपुट देने में मत हिचका करो, गलत ही तो होगा, कोई बात नहीं। हाँ बेटा साक्षी, थैंक यू सो मच। चलिए आ जाइए। बात क्या थी? स्टेट्स की। अब सवाल ये उठा कि एक्चुअली सवाल ये हो गया कि मैम स्टेट में क्या क्या आता है। जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कैंटोनमेंट बोर्ड होंगे या नहीं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बेटा। फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो फंडामेंटल राइट्स में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हम किस किस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो जो अदर अथॉरिटीज लिख गया ना यहाँ पे गलती से, ये इसने बड़ा गेम खराब कर दिया अपना। क्योंकि अदर अथॉरिटीज लिखने की वजह से भाई बहुत सारी अदर अथॉरिटीज होती हैं, हम किस किस को स्टेट मानेंगे और किस किस को स्टेट नहीं मानेंगे। फाइन, तो यहाँ समस्या आ गई थी। तो अब बहुत सारी बॉडीज हैं, LIC है, ठीक है, सेल है, क्या ये स्टेट है या ये स्टेट नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? पहले ये बता दो। यस और नो? चलो ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब देयर आर नंबर ऑफ केसेस जो कि आप या तो लिखते चले अपने साथ, है ना। I'll write it down, wait. नंबर 1, ठीक। हाँ एक सेकेंड। RD शेट्टी लैंडमार्क जजमेंट वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AI लिख रही हूँ मैं इसको। RD शेट्टी के केस में ना 5 पॉइंट टेस्ट दिया गया था। 5 पॉइंट टेस्ट
ये 5 पॉइंट टेस्ट क्या था, सुन लो ध्यान से। ये 5 पॉइंट टेस्ट ऐसा था, क्या कोई बॉडी, वेदर अ बॉडी इज एन एजेंसी या ऑफ स्टेट और नॉट, एजेंसी कह लो, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है या नहीं है स्टेट की। तो आर डी शेट्टी के केस में उन्होंने क्या कहा था कि देखिए, आर डी के शेट्टी के केस में उन्होंने ये कह दिया था, पहली चीज, अगर फाइनेंशियल सोर्सेस, समझ के चलना जरा ध्यान से, फाइनेंशियल जो सोर्सेस हैं वो अगर स्टेट के अंदर आते, यानी स्टेट फंड कर रही है आपको, ठीक, स्टेट कैपिटल दे रही है तो, या गवर्नमेंट कैपिटल दे रही है तो वो जो है स्टेट हो जाएगा। अगर डीप कंट्रोल है स्टेट का तो वो आपका इस डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो पब्लिक नेचर का है, पब्लिक नेचर के फंक्शंस कर रहे हैं तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट है लेकिन किसी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन, ठीक। एंड मोनोपोली स्टेटस है जो कि स्टेट ने दिया है, समझ लो अभी सवाल आएंगे आप लोग के। मोनोपोली स्टेटस है लेकिन दिया किसने है, स्टेट ने। अगर ये 5 पॉइंट प्रूव हो जाते हैं बेटा तो वो जो बॉडी है वो स्टेट हो जाएगी, ठीक। यहां तक मेरी बात किसी को क्लियर है या नहीं है, बताओ भाई। और अगर डाउट है यहीं पे तो हैंड रेज करो। चलो आयत को क्लियर है, आरिफ, प्रतीक्षा, वसीम, ऋचा, साक्षी, उषा, यस, हरिओम, यहां तक बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इशिका, शिक्षा, ठीक, उषा, वेरी गुड। अब आर डी शेट्टी केस के बाद एक सवाल मेरा भी, क्या जुडिशरी स्टेट है? चलो भाई आ जाओ मैदान में। हाँ भाई चलिए, क्या जुडिशरी स्टेट है, हाँ या ना, हैंड रेज कीजिए। यस मैम। यस कह रहा है योगेंद्र। साक्षी? Because yes ma'am, because it is of public nature and statement. पब्लिक नेचर कह दिया, आदित्य ने भी यस कह दिया, और कोई कहना चाहेगा यस, लेकिन रीजनिंग नहीं मिल रही है मुझे, गलत आंसर दिए जा रहा है लाइन से बिल्कुल। चलो और यस आ रहे हैं। हाँ, जुडिशरी की सैलरी मैम राज्य देती है इसलिए। अच्छा, जुडिशरी की सैलरी फंड बाय स्टेट होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं कहूँ कि गलत है तो? मैम जुडिशरी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। अब अरे मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मुझसे लौट के सवाल, ऐसा कैसे? यस और नो सोच के बताओ, भाई आंसर गलत आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। सुनो ध्यान से, इसी के लिए मसला था। मसला क्या था, सबको यही लगता था कि भाई जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। तो देखो, जुडिशरी जब, ध्यान से सुनना, रेशनल क्या है बेसिकली, रूपा अशोक, मैं कहते केस का नाम नीचे लिख दूंगी, यहाँ रेशनल समझ लो उसका। उन्होंने ये कहा था कि अगर जुडिशरी, ठीक है ना, जो जुडिशियल बॉडीज हैं जो आपकी, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम कर रहे हैं, समझना ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम कर रहे हैं, उससे सिमिलर फंक्शंस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? अगर वो एग्जैक्टली अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के फंक्शन कर रहे हैं तब वो स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो जुडिशियल नेचर के काम कर रहे हैं तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। मेरी बात यहां तक क्लियर? अब लिख लो केस का नाम, तभी ये पूरी कहानी बोली थी, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। क्लियर है बात? हाँ जी क्लियर है बात। अब कौन सी इंस्ट्रूमेंटली स्टेट है या नहीं है, तो आपके पास दो, मैं यहाँ आर डी शेट्टी को लगाया अपन ने, 5 पॉइंट टेस्ट किया, बात खत्म, और हमारे सामने आ गया आंसर कि क्या स्टेट है और क्या स्टेट नहीं है। चल आ जाओ। अब आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 सभी को क्लियर है कि नहीं है? बेटा हम कोई भाग नहीं रहा है कहीं भी, सब यही है, लेकिन क्लैरिटी रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो वो चीज़ निकल जाएगी। प्रतीक्षा बेटा तेरी आवाज़ नहीं आई, आरिफ कोई आवाज़ नहीं आ रही, तेरा मैसेज आया था, तेरा टेक्स्ट में रिप्लाई आ रहा था, ठीक है। इशिका बेटा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, बिकॉज रिस्पॉन्स नहीं आना से नुकसान मेरा नहीं है आपका है, ठीक है। चलो
आर्टिकल 13 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 13 जो है वो क्वेश्चन देने के लिए बड़ा फेवरेट हो जाता है। क्यों फेवरेट हो जाता है? बहुत स्कोप है भाई, बहुत स्कोप है। चलो आर्टिकल 13 बात करता है आपकी लॉस के लिए। क्या लॉस के लिए बात करता है देख लेते हैं। देखो जस्ट गिव मी अ सेकंड, वेयर माय पेन। अब लॉस, बायलॉस, ऑर्डिनेंसेस, नोटिफिकेशंस, ये सब क्या है? कोई बताना चाहेगा? क्या है ये पूरी इतनी आफत जो बनाई है हमारे लिए? क्या है ये सब? क्या सब लॉज हैं? सारी चीजें लॉज हैं? क्या सब लॉज को मानेंगे हम? देखो आर्टिकल 13 सबसे पहले कहता है जितने भी लॉज हैं, समझना बात को, जितने भी लॉज टेरिटरी ऑफ इंडिया में एनफोर्स्ड हैं immediately before the commencement of this constitution, as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ वो कैसे हो जाएंगे? वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक, पहली बात बोलता है। ठीक, स्टेट जो है, अब स्टेट पे पहले तो लॉज की बात हो गई, अब स्टेट पे वो है बेसिकली प्रोहिबिशन है। वो कोई ऐसे लॉ नहीं बनाएगा जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को या तो अब्रिज करते हैं या ले लेते हैं। ठीक है, जो कि आपके इस बेसिकली पार्ट के लिए कॉन्ट्रावेंशन में है, तो स्टेट पे भी प्रोहिबिशन लग गया। ठीक, अब यहाँ पे लॉ का मतलब क्या है? आ जाओ जरा। यहाँ पे लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बायलॉ है। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, कस्टम्स हैं, जो भी ये जिनके फोर्स ऑफ लॉ है वो सारे लॉ में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्लियर? नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाइड टू 368। इसको अभी छोड़ देना, अभी 24th अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे तब इसकी बात करेंगे। अब आ जाओ जरा। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि पहली बात तो आप कुछ भी ऐसा नहीं बनाओगे जो कि फंडामेंटल राइट या इस पार्ट 3 के कॉन्ट्रावेंशन में होगा। सीधी बात है, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है तो वो वॉइड हो जाएगा। अब इस बेसिस पे क्या हम सारे ही लॉज वॉइड करते चलेंगे क्या? नहीं। तो ये जो आर्टिकल है वो हमें 3 वो देता है बेसिकली डॉक्ट्रिन्स। आज डॉक्ट्रिन 1, डॉक्ट्रिन 2 एंड डॉक्ट्रिन 3। पहली डॉक्ट्रिन आती है इक्लिप्स की, किसी ने क्लास की स्टार्टिंग में नाम लिया था। दूसरी आती है सेवरेबिलिटी की, समझते चलो, और तीसरी आती है वेबर की। ठीक, अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहती है? ठीक है, इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? कोई आसान भाषा में मुझे बता सकता है कि ये इक्लिप्स होता क्या है? आसान भाषा में, बिल्कुल बिल्कुल लेमन। यस, स्पंदन, गिरिराज, योगेंद्र, शिक्षा, साक्षी, उषा, आदित्य का आंसर आया है शैडो। यस, ऋचा, आर्य, प्रतीक्षा, टू कवर, वेरी गुड, ढक लेना, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अपन कहते हैं वो सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स है, सूर्य पे ग्रहण है, चांद पे ग्रहण है, किसी चीज को कवर कर देना गिरिराज, एक्सेलेंट है ना? तो शैडो कर देता है और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो शैडो हट जाता है और वो लॉ एनफोर्स मतलब एक्टिव हो जाता है। ओके, होल्ड ऑन गाइस, म्यूट। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुन लो ध्यान से। इक्लिप्स का मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, ढक लेना है। ठीक है, बेसिकली अगर कहते हैं फंडामेंटल राइट है और कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अभी अपन इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, अपन को और किसी की बात ही नहीं करनी है। ठीक है, इक्लिप्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का लॉ है, ठीक है, उसे अमेंड कर दिया गया है और उससे कोई भी, आप ये मानो कि अमेंड करने के बाद कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो वो वैलिड हो जाएगा। क्योंकि अगर वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसके हिसाब से तो वो इनवैलिड है। अभी पढ़ के आए हैं वो लॉज जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले फंडामेंटल राइट से वायलेट कर रहे हैं या कॉन्ट्रवेंशन में या इनकंसिस्टेंट है, वो वॉइड हो जाएंगे। बात तो सही है। तो अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है तो वो तो वॉइड है, लेकिन अगर हम उसके जो बेसिकली जहां वो इनकंसिस्टेंट है उसको हम अमेंड कर देते हैं तो वो जो जितनी देर के लिए वॉइड बना था वो अब वैलिड हो जाएगा। वो जो ग्रहण था ना वॉइड होने का, वो हट जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा वापस से। मेरी बात समझ में आई है ना? यस और नो?
समझ में आई? अभी तो अभी बेसिक बात कर रहे हैं, अभी अपन उसकी केस लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन, उषा नहीं समझ में आया वापस सुन ले बेटा। देखो मान लो ये लॉ, अरे स्टेटमेंट देखो, तुम तो सारी बातें छोड़ो, एक स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखो। ऑल women possessing property can vote। अब सुन लो, ठीक, एक लॉ आया जिसने कहा कि भाई सारी महिलाएं जिनके पास प्रॉपर्टी है वो वोट कर सकती हैं। क्या ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। यस मैम। सभी को लग रहा है ऐसा कि सिर्फ योगेंद्र को लग रहा है? हाँ यस मैम। ठीक, वायलेट कर रहा है। कि कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है? अगर जनरल पूछ रही हूँ मैं, कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है? नहीं 20। हाँ कौन सा? 14। वेरी गुड वेरी गुड, इक्वालिटी, बहुत सही बहुत सही। अब ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से ये हो जाएगा वॉइड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं मैम, सही कह रहे हो आप, हाँ मुझे भी पता है। अब अगर इसमें से मैं अमेंड करके ये लिख दूं, ठीक है, लिख क्या दूं मैं, हटा ही दूं, अब ये कैसा है? क्या ये अभी भी वायलेट कर रहा है क्या? ऑल वुमेन कैन वोट, राइट? अब जब मैंने उसे अमेंड करके उसका इक्लिप्स हटा दिया है तो ये वैलिड हो गया, हाँ या ना? यस मैम। ठीक, उषा समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ दूसरी बात पे, ठीक है। दूसरी बात है सेवरेबिलिटी की। देखो अगर किसी लॉ में, ठीक है, दो पार्ट है या कोई लॉ ऐसा है जिसका एक पार्ट तो कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, दूसरा पार्ट कंसिस्टेंट नहीं है, इस पार्ट को अगर मैं अलग कर सकूं, ये पूरे एक्ट से अलग हो सके, तो इतना पार्ट जो बचा है और लॉजिकल है, बिल्कुल सही है, तो वो वैलिड रहेगा, हाँ या ना? सेवरेबिलिटी का मतलब होता है अलग अलग करना ना, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का। अगर कोई लॉ बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, कोई प्रोविजन, ठीक है, पूरे एक्ट को ना हटाते हुए मैंने उसका पार्ट जो एक्चुअल परेशानी क्रिएट कर रहा था वो अगर हट सकता है, जो इनकंसिस्टेंट है, और बाकी बचा हुआ लॉ जो है वो स्टैंड कर रहा है, लीगल हो रहा है, तो फिर उस केस में हम उतने पार्ट को हटा देंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ठीक, अब देखो तीसरी बात, वेवर। वेवर का मतलब क्या होता है जनरली? व्हाट डू वी मीन बाय वेवर? वेवर का मतलब क्या होता है बेटा? है? अभी त्याग। त्याग, त्याग, अरे त्याग पर टेकते हैं अपन। चलो बहुत बढ़िया। देखो जब भी कोई पर्सन इंटेंशनली चूज कर ले कि उसे अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करना है ना, ये है हमारे ए, इन्होंने चूज कर लिया कि हम राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, ही इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ विच द राइट इज वेव्ड। ठीक है, अब देखो इंडिया में हम स्टैट्यूटरी राइट्स को तो वेव कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दूंगी मैं, स्टैट्यूटरी राइट को तो वेव कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते। ठीक, कैसे? मान लो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ठीक है, ईपीएफ आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, ठीक, अगर किसी व्यक्ति को मेजर बेनिफिट ईसीआई से मिल रहा है तो मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर क्लेम नहीं करेगा। ये अगर वो इंश्योर्ड पर्सन है, वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस उस पर अप्लाई हो रहा है, उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो अपना मैटरनिटी बेनिफिट का वेव कर देगा। ठीक, तो ये कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैट्यूटरी एक्ट की बात कर रहे हैं। क्या आप राइट टू इक्वालिटी वेव कर सकते हो? नो मैम। नहीं कर सकते ना। तो वेवर बेसिकली इंटेंशनल जो आप राइट्स का त्याग है ना, उसके रिगार्डिंग बात करता है। अब ये तो सारी होगी बेटा बातें, है ना, बातें हैं, बातों का क्या।
बातों से काम नहीं चलेगा पेपर में काम चलेगा केसेस से। आ जाओ ज़रा, अब ज़रा इन डॉक्ट्रिन्स की लैंडमार्क जजमेंट्स को देख लें पहले अपन। ये तीनों डॉक्ट्रिन समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बता दो, तब तक मैं पानी पी रही हूँ। हाँ जी, आदित्य, उषा, शिक्षा, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स, ठीक है। साक्षी को भी समझ में आ गया, इशिका भी समझ में भी आ गया। तीनों डॉक्टर, चिंता मत करना, जैसे आज की क्लास शुरू हुई थी ना और मैंने डाउट्स पूछे थे कि बेटा लास्ट क्लास में क्या होता है, ऐसे ही हर क्लास में पूछूंगी, तो मुझे तो समझ में आ जाए कि तुम लोगों को आया है कि नहीं आया, कैसे अपन ने जो है ना टाल दिया, हो गया मैम हो गया। अब आ जाओ ज़रा केसेस पे, देखो पेन चेंज कर लें, ब्लू डजंट सूट, नंबर 1 केसेस। अच्छा नंबर 1, चलिए देखिए ध्यान से। पहला केस मिलता है हमको, ठीक है, शंकरी प्रसाद का। ठीक, 1951। फिर हमको मिलता है, अभी रुक जाओ, गोलकनाथ का 1967। केशवानंद भारती 1973। इसके बाद ओहो 73, सॉरी, यस। फिर आ जाओ मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स 1980। फिर आ जाओ IR कोल्हो का केस जो है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, 2007। चलो ये 73 है, इसको गलत मत पढ़े ना तुम लोग, है ना, मैं सही कर दूं वरना अभी। हाँ आ जाओ इधर। अब शंकरी प्रसाद के केस में क्या हेल्ड हुआ था, किसी को याद है? नहीं है तो याद कर लेंगे अपन, कोई लोड नहीं है। शंकरी प्रसाद जो 1951 का केस था, उसमें ये कहा गया था दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। इतनी बड़ी बात बोल दी गई है बिना बात के, समझ रहे हो? पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये शंकरी प्रसाद के केस में कह दिया। ठीक, कोई बात नहीं, कह दिया, ठीक है। दूसरी बात, गोलकनाथ के केस में कहा गया था फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, है ना, वो अमेंड नहीं हो सकते, ट्रांसेंडेंटल उनकी पोजीशन है, दे कैन नॉट बी अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कैन नॉट कर दिया भाई, ठीक। अब सिचुएशन क्या बिगड़ गई, एक ने कह दिया हो सकता है, एक ने कह दिया नहीं हो सकता, ये कौन सा तरीका हुआ भाई, है ना? इधर तो हम फंस जाएंगे बेचारे, हम बच्चे क्या करेंगे। अब केशवानंद भारती आया, 24th अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था, ठीक है ना। इन अमेंडमेंट्स की हम एक डिफरेंट क्लास करेंगे जिसमें हम बेसिकली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को ही समझेंगे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। 24th अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था। केशवानंद भारती ने कहा कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की, करो आराम से, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती भाई। पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करेगी। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट एग्जॉस्टेड नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी है, बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म है, बेसिक स्ट्रक्चर में आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम इसको अमेंड करने के लिए छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी नहीं, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया आपका केशवानंद भारती में। मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 के आसपास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368(4) और 5, ठीक है, उनको कर दिया इनवैलिडेट, क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू कर्टेल कर रहे थे। वो बेसिकली कह रहे थे कि भाई पर्टिकुलर पार्ट में अगर कोई चीज़ पहुंच जाती है तो फिर उसको आप जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते उसका। उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ये कोई बात अच्छी है, हटा दीजिए। मिनर्वा मिल्स के केस में 368(4) और 5 को इनवैलिडेट कर दिया गया था। IR कोलो के केस में जो लॉज 9th शेड्यूल में चले गए हैं, ठीक है, जो लॉज, अब ये आगे की बात थी कि उन्होंने कहा कि हम 9th शेड्यूल जो है ना, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी चला गया। अभी अपन बात करेंगे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो था आपका 300A आ गया, वो चला गया वहाँ से, वो अब लीगल राइट बन गया, फंडामेंटल राइट नहीं है। उन्होंने कहा हम 9th शेड्यूल में जो कुछ डाल देंगे वो जुडिशियल रिव्यू के परवेज से बाहर हो जाएगा। अरे हमने कहा ऐसे कैसे, जो 9th शेड्यूल में जो जाएंगे, ठीक है ना, अगर हम केशवानंद भारती का वर्डिक्ट फॉलो करें तो दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कर्टेल नहीं कर सकते हो। जुडिशियल रिव्यू कर्टेल कर दोगे आप तो कुछ भी डाल दो 9th शेड्यूल में, कह दो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये डेमोक्रेसी कहाँ से हो रही है भैया, ये तो आप तानाशाही चला रहे हो। तो इस तानाशाही वाले कॉन्सेप्ट को रोकने के लिए ये सारे लीगल डेवलपमेंट्स हुए थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना गाइस? ठीक 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 ठीक
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है, मैं मान के चल रही हूँ। बोलो सुनील। मैम ये 5th नंबर केस का नाम क्या है पूरा? आईआर कोलो केस है बेटा, पूरा नाम बता दूंगी मैं इसका, लेकिन ये बेसिकली ऐसे ही आप याद कर लो इसको, ये टेम्पररी दिमाग में चिपक जाएगा। आईआर कोलो करके इसका पूरे नाम, जैसे केशवानंद भारती केस अपन जानते हैं, के.एस. पुट्टास्वामी को अपन प्रिवेसी केस कहते हैं, ऐसे ही। ठीक, के.एस. पुट्टास्वामी भी डिस्कस करेंगे अपन। तो ये सारे जिसमें मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं ना, इनको इस रीज़न ये है, मैं पूरी कहानी तुम लोगों को सुना सकती हूँ, वो कहानी याद नहीं होगी बेटा। अगर आपके पास सिर्फ कीवर्ड्स होंगे तो आपको पूरे केसेस याद हो जाएंगे, और आपका पर्पस है केसेस याद करना बेटा। जेएलओ में केसेस पूछे जाते हैं बाकायदा अच्छे तरीके से पूछ, क्योंकि उन्होंने सिलेबस कंसाइज किया, तो कहाँ से आंसर्स आएंगे, वो ऐसे ही तो लेकर आएंगे क्वेश्चंस उठा के, है ना? हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख तकलीफ? चल आ जाओ, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक, टिल आर्टिकल 13 जनता कोई समस्या? टिल आर्टिकल 13 नोट्स वगैरह सब शेयर हो जाएंगे, उसके लिए कोई परेशानी मत लो आप। चलो अब जरा चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 इक्वेलिटी। अब पहले तो इक्वेलिटी का ही बहुत बड़ा समस्या है ये, ठीक है। आर्टिकल 14 दो तरीके से बात करता है बेटा। कैसे? एक तो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, अभी इन सब की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा अपन फोकस करना क्लास में। बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। देखो, अब पहले तो ज़रा ये बात कर लें, ये कौन सा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, कौन सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ जो है, ठीक है ना, ये कहाँ से आया है? ब्रिटिश ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड हुआ है। तो पहली तो चीज़ ये क्लियर कर लो, ठीक। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसके ओरिएंटेशन में ये नेगेटिव है बेटा। अभी इधर ही बात कर रहे हैं, उधर नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। यानी स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। समझो जरा बात, ठीक है। किस चीज में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सिटीजन्स। ब्रिटिश ओरिएंटेशन, बेसिकली ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया है, नेगेटिव ओरिएंटेशन में है, और स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है दो सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, ठीक। दूसरी बात आती है इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है, पहले ही बता दूं मैं, ठीक। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मैं इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों कह रही हूं, कोई मुझे बताना चाहेगा? और या ये कहना चाहेगा कि मैम नहीं, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं है? हाँ भाई, क्यों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट? रिचा, why it is considered as positive concept? Yes, Richa ji. I'm trying to maybe because it gives equal protection to every citizen regardless of their gender, caste or any. अच्छा जी, इशिका आंसर करना चाहोगे? ओके, रिचा ने आंसर किया है भाई। रिचा का आंसर भाई जो है वो मेरे पास आ चुका है। शिक्षा आदित्य, आज जो है मौन व्रत का ख्याल है क्या? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहा जा रहा है? रिचा ने अपना डिक्लेरेशन दे दिया है भाई, जस्टिफिकेशन अपना दे चुकी है वो। अब बताओ बेटा, ये रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कह रहा है कि आप इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इससे हम एक तीसरी बात की तरफ आते हैं जो है इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। अब जब हम इस डिस्कशन करते हैं ना इस आर्टिकल की, हमेशा तो हम ये भूल जाते हैं कि मैम रिजर्वेशन चल रहा है काहे का इक्वलिटी। तो बेटा ये भूल गए आप कि ये इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स की बात कर रहा है, ठीक है। मान लो
चलो देखते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं। इधर रखो ज़रा, इसको मैं हटा रही हूँ 2 मिनट के लिए। अब इस डायग्राम को देखो और हमेशा जब भी कोई ये डाउट पूछे ये डायग्राम दिमाग में रखना है ना। ये आई गेस आपकी एनसीईआरटीज़ के डायग्राम है, बहुत पहले जो अपन पढ़ते थे। ये रहा 1 बॉक्स, ये रहा 2 बॉक्स, ये रहा 3 बॉक्स, ये याद आ जाएगा अभी आपको, ठीक है। ये दीवार खड़ी है सामने, ठीक है, यहाँ मैच चल रहा है, स्टेडियम है, बढ़िया लोग खेल रहे हैं। अब एक ये स्टूल है 2 फीट का, ये स्टूल है 3 फीट का, ये है 4 फीट का, ये है 1 फीट का, ठीक है। अब एक व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। अब देखते जाओ बस, मेरी तुम ड्राइंग देखो, ठीक। इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स, मान लो इन सब की हाइट जो है, इसकी हाइट है 6 फीट, इसकी है 5 फीट, इसकी है 4 फीट, इसकी है 3 फीट। अब क्या मैं इनको सबको 6 फीट वाला तो बढ़िया आराम से देख रहा है, 5 फीट वाले को थोड़ी दिक्कत है लेकिन वो मैनेज कर रहा है बेचारा, 4 फीट वाला बहुत परेशान है, 3 फीट वाला अथाह परेशान है, ठीक है। क्या मैं इन सबको 3-3 फीट के स्टूल दे दूं? 3-3 फीट के स्टूल इन सबको दे दूं? हाँ या ना? नो मैम। क्यों नहीं? अभी इक्वलिटी पढ़ के आए हो मैम, आप तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हो भरे क्लास में। जिसको जैसे जो जरूरत होगी मैम वैसा स्टूल दीजिए। रुक जाओ, हाँ रिचा। क्योंकि मैम सारे सिमिलर सर्कमस्टेंस में नहीं है तो दे बी नीडिंग डिफरेंट पोजीशंस टू बी अपलिफ्टेड मे बी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आदित्य, उषा, शिखा, इशिका। Ma'am, because all the equals should be treated equally, and the ones who are not, not so equal, like in our case, the minorities, the unequals should be treated unequally. So, I mean, that's how it is. Okay, very good. And any more answers? Yes, any more answers? आदित्य ने कहा सेम रेमेडी फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम में सेम प्रॉब्लम पर ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलो समझ लो बेटा। 6 फीट वाले को स्टूल की नीड ही नहीं है ना, उसको तो आराम से बैल्कनी दिख रही है। 5 फीट वाले को ज़रूरत होगी तो उसे 1 फीट का आप स्टूल दे सकते हो, वरना उससे भी नीड नहीं है। 4 फीट वाले को आप दे दीजिए 2 फीट का स्टूल, काम हो जाएगा। लेकिन जो 3 फीट वाला है उसको कम से कम 3 फीट का तो स्टूल दीजिए, नहीं हो तो 2 का दीजिए। क्यों? अब ये वाला कंप्लेंट करे कि मैम डिस्क्रिमिनेशन हो गया, 14 वायलेट हो गया। नहीं हो गया। क्यों नहीं हो गया? बिकॉज इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स है ना। अब कोई डिसेबल कोटा में है या स्पेशली एबल्ड है और कोई नहीं है तो वो कहे नहीं हमें स्पेशली एबल्ड में जॉब चाहिए। अरे कैसे? आप समझिए कि भाई जहाँ पे समस्या अलग अलग है, समाधान भी उसका जो है आपको व्यक्ति विशेष को देख के देना पड़ेगा, तभी तो सोशल जस्टिस होगी बेटा, तभी तो जस्टिस होगी। तो इनजस्टिस नहीं हो जाएगी। 6 फीट वाले को 3 फीट का स्टूल मिल जाए, वो 9 फीट पर खड़ा है भाई, स्टेडियम से बाहर तक दिख रहा है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग? तो ये सिचुएशन नहीं है आइडियल। आइडियल सिचुएशन है जब हम फॉलो करते हैं इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स को। इस डायग्राम को याद रखना जब भी ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब इक्वलिटी का कोई एक्सेप्शन हो सकता है क्या? इक्वलिटी का कोई एक्सेप्शन हो सकता है? कोई भी बता सकता है? हाँ जी, क्या इक्वलिटी का कोई एक्सेप्शन है? यस, देखो और सुनो। किसी ने कोई टाइप किया है क्या कुछ? इक्वलिटी का कोई एक्सेप्शन नहीं याद आ रहा? चलो सुन लो ध्यान से। बेसिकली अगर आप डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब को इम्यूनिटीज दी गई हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट को, एमपीज एमएलएज को ना 105 प्रिविलेज एमएलएज को जो इम्यूनिटीज दी गई है बेटा, है ना, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटीज दी गई हैं, ये सारे एक्सेप्शन है इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स के। ठीक, इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स के ये सब एक्सेप्शन में काउंट किए जाते हैं। फाइन, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या आर्टिकल 14 थोड़ा समझ में आया है? क्या आर्टिकल 14 थोड़ा समझ में आया है?
यस, ऋचा, इशिका, उषा, शिक्षा, आदित्य, आदित्य, हाँ बेटा। योगेंद्र समझ में आया, एक बार ही हैंड रेस कर ले तो ठीक है। यस मैम, बट एक्सेप्शन समझ नहीं आए बेटा। एक्सेप्शंस पे अपन चलो बात कर लेते हैं, जरा एक्सेप्शंस पे ही बात कर लेते हैं। देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को हमने, अगर आप सीपीसी भी पढ़े हो तो आपने 132 133 पढ़ा होगा, है ना। 105 आर्टिकल आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा होगा। हमने प्रिविलेजेस दी हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स को प्रिविलेजेस हैं कि भाई अगर कोई केस इंस्टीट्यूट होता है तो आप उन्हें नॉर्मल सिटीजन्स का ट्रीट नहीं करते हो, हम उनको नोटिस देते हैं, प्लस जब तक उनका टेन्योर है दे कैन नॉट बी सूड, ठीक है। एमपीज एमएलए जो हैं वो जो भी बात करते हैं उनको ऑफिशियल क्या है इम्यूनिटी दी गई है, क्वालिफाइड इम्यूनिटी दी गई है, फाइन। ये सारी चीज़ें, अब आप कहो मैम ये तो आर्टिकल 19 का भी वायलेशन कर रहे हैं, इसका भी वायलेशन कर रहे हैं, 19 क्लॉज 2 भी रिस्ट्रिक्शन का भी वायलेशन कर रहे हैं। अरे नहीं कर रहे बेटा, वो एक्सेप्शन में आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डेजिग्नेशन दे होल्ड, द नेचर ऑफ द डेजिग्नेशन दे होल्ड, उसलिए वो उस एक्सेप्शन में है। उन पे वो जनरल रूल अप्लाई आप नहीं कर सकते, चाह के भी फॉरेन डिप्लोमेट पे कैसे कर लोगे, नहीं पॉसिबल है। उनका जुरिडिक्शन ही दूसरा लग रहा है, कहाँ से अप्लाई कर लोगे। तो ये इसलिए इनको हम एक्सेप्शन कहते हैं आर्टिकल 14 के। तो जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अब देखा जाए तो कोरा कोरा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाई सामने हमारे आंखों के, है ना, लेकिन जस्टिफाइड है, गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? क्लियर हुआ सभी को यहां तक? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अब रुक जाते हैं थोड़ा सा, है ना, अब इससे आगे आज की कहानी नहीं बढ़ाएंगे अपन। अब 14 के केसेस, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ये सब हमें डिस्कस करना है, क्योंकि ये देखो जब सिलेबस लिमिटेड होता है बेटा, क्वेश्चन का स्कोप वास्ट हो जाता है। मैं बता रही हूँ, अपन सोचते हैं कहाँ से ही दे देंगे, अरे वो कहीं से भी दे देंगे। इतना हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो क्या ही है भाई, इतना स्कोप है, इंसान पूरा पूरा पेपर बनाए उसी में से। और हमारे पास तो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, है ना, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, सारा एम्बिट है, कोई दिक्कत नहीं, पर्याप्त मात्रा है पेपर बनने की। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है? तो अब यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज़रा मुझे मेरे सवालों का कोई जवाब दे मुझे कि हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से अडॉप्ट किया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ट्रेडिशन से। नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है ऋचा? यस, रुक जा उषा, रुक जा ऋचा। क्योंकि मैम ये स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है। स्टेट को किस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है मैम। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू अनम्यूट माय सेल्फ। ना किस चीज में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये स्टेट को? क्या आपने कह तो दिया सभी ने, किस चीज में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है भाई स्टेट को? मैम किसी भी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। सॉर्ट ऑफ नहीं, डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए ही। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन। चलिए बहुत बढ़िया। स्टेट कोई भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी स्टेट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हैंड रेस करना, रैंडम आंसर्स नहीं, हैंड रेस। हाँ जी, कोई इंस्ट्रूमेंटैलिटी स्टेट है या नहीं कैसे पता चलेगा? आर्टिकल 12, सॉरी, अपॉलॉजीज। उषा, हाँ बेटा बता, कैसे पता चलेगा स्टेट है कि नहीं है? बताएगी वो इंस्टीट्यूट अपन को आके। ऋचा, देन शिक्षा, बताओ भाई। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? शिक्षा, मैम अगर वो फाइनेंस, मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, बताओ। मैम अगर वो फाइनेंस स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है या फिर फंक्शन कोई कर रहा है वो स्टेट का, तो वो कंसीडर होगा स्टेट। ये बात कैसे कह सकते हो? अथॉरिटी क्या है? ऋचा हैंड रेस किया था बेटा, अथॉरिटी क्या है? शिक्षा जो बात कह रही है उसकी अथॉरिटी क्या है? यस ऋचा बेटा, तू अनम्यूट नहीं है। हाँ बताएं। हैंड रेस पहले का था। अच्छा, हैंड रेस पहले का था, धन्यवाद बताने के लिए। चलिए, अगर शिक्षा कह रही है कि जो है हम देख लेंगे फाइनेंस उनके पास है कि नहीं है, स्टेट गवर्न है, स्टेट का कंट्रोल है कि नहीं, ये बात कहाँ से आई भाई?
ये सीमांत आर डी है। शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरे एक्सीलेंट, आर डी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, वो 5 पॉइंट टेस्ट में क्या 5 पॉइंट्स हैं जो आर डी शेट्टी में बताए गए हैं? चलिए, हाँ भाई, आर डी शेट्टी में कौन से 5 पॉइंट्स की बात हो रही है? उषा। मैम फर्स्ट को डीप कंट्रोल के बारे में बताया गया था और पब्लिक नेचर फंक्शंस के बारे में, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर कॉर्पोरेशन, और ये था मोनोपोली स्टेटस के बारे में बताया था। जो दिमाग में आ रहा है सब बोल दो। सुन ले, रुक जा, सुन ले, अच्छी बात है, याद आ गया तुझे। बेसिकली अगर कोई बॉडी है जिसका फाइनेंशियल रिसोर्स स्टेट फंडेड है, स्टेट फंड कर रही है, स्टेट ग्रांट कर रही है, या फिर जो कंट्रोल है वो डीप परवेसिव स्टेट का कंट्रोल है, या जो वो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है वो पब्लिक नेचर के हैं, ठीक है, या फिर कोई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है जो किसी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर किया गया है, या फिर कोई मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है लेकिन वो स्टेटस दिया स्टेट ने है, तो इन सारे पॉइंट्स में जो है वो क्या बन जाएगी? वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। यस, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जुडिशरी स्टेट होती है या नहीं, और अथॉरिटी भी बताइए। चलिए, जुडिशियरी स्टेट में होती है। अथॉरिटी क्या है, कब होती है? जुडिशियरी स्टेट नहीं होती है। नहीं होती है, कब नहीं होती है? रिचा रुक जा, एक आंसर रुक। रिचा बोल। मैम अगर जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम कर रही है देन इट विल बी स्टेट, अगर जुडिशियल नेचर का काम कर रही है देन इट विल नॉट बी अ स्टेट। केस रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। अरे एक्सीलेंट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे अपन। कैंटोनमेंट क्या होता है? कैंटोनमेंट बोर्ड स्टेट होता है नहीं होता है? यस मैम। कैसे पता? कैंटोनमेंट एक्ट 2006। यस, कैंटोनमेंट एक्ट 2006 स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट है। वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपके परफॉर्मेंस से ये समझ में आ रहा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई है, हाँ या ना? तो बेटा रिचा, तेरा हैंड रेज ही है, लगता पुराना वाला तूने डाउन नहीं किया, डाउन कर ले। ये डाउट है तो पूछ। देखो नेक्स्ट आई गेस कल क्लास हॉलीडे रहेगी आपकी 3 दिन, मैं सारे बैचेस में मैंने अनाउंस कर दिया है। 29, 30, 31 ऑफ रहेंगी सारी क्लासेस मेरी, बेसिकली लॉ की। फ्रॉम फर्स्ट क्लासेस वापस से रीशेड्यूल होंगी, टाइमिंग सेम रहेंगी आपकी, लेकिन 3 दिन आपका हॉलीडे रहेगा। तो उन 3 दिन में मेरी बात मानिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रियम्बल, मेकिंग, इन सब पे हम थोड़ा सा फोर्स करके जाए, थोड़ा स्टडी। ऑल्दो आई गेस आपके जेएलओ की डेट आई है कि नहीं आई है? अभी नहीं आई है शायद, मुझे क्यों भाई, जेएलओ की डेट आ गई है कि नहीं? अभी नहीं है मैम। अभी नहीं आई है, तो हमारे पास अभी समय है, लेकिन हमें कभी नहीं पता होता कि कब जो है डेडलाइन सामने आ जाए। तो कृपा करके ध्यान रखिए, अपन नवंबर दिसंबर देख के चल रहे हैं, माइट भी लेट हो, बट अगर जल्दी हो गया तो वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर द सेम। फाइन, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी स्टडी करने हैं, तो इन 3 दिनों में रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। अपन मोस्ट प्रोबेबली 31st को आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अपन जो है क्लास रख लें 31st को, आई एम ट्राइंग, ओके, बट इन केस नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कोई कंफर्मेशन नहीं कर रही हूँ अपनी तरफ से, है ना, वरना फिर अपन 1 तारीख को मिलते हैं सभी लोग, ठीक है, विद आर्टिकल 14 इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, एंड 14 से हम 15 तक स्टार्ट कर देंगे। फाइन, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, दुख तकलीफ परेशानी? मैम एक प्रश्न पूछना था मैम। जी बताएं। मैम जैसे प्रिपरेशन को एग्जाम कैसे किया जाए? एडीए हरियाणा वाला, हरियाणा एडीए की बात कर रहे हो? यस मैम। हरियाणा एडीए की डेट क्या है एग्जाम की? 2 नवंबर। 2 नवंबर डेट है ना तेरे पास योगेंद्र? डेट है ना? यस मैम। है ना? तो प्रायोरिटी किसकी होगी? देखो अभी जेएलओ की डेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जेएलओ का क्लास अटेंड करो, पढ़ाई करो अपनी, मतलब क्लास के बाद आधा घंटा दे लो, ये क्लास से पहले आधा घंटा दे लो, रिवाइज कर लो, ठीक, इतना कोई हैफाजत सिलेबस नहीं है। उसके साथ साथ तेरे पास 2 नवंबर एग्जाम डेट है, मतलब लगभग 1 महीना बचा हुआ है, सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, 2 महीने मान के चलो, 1.5 महीना है, 15 दिन तो अपने मॉक्स वगैरह में जाते हैं, तो 1.5 महीना मान के चलो, उसमें तुम एडीए पे पूरा फोकस डाल दो, बट जेएलओ का रिविजन डेली करो,
कोई भी सब्जेक्ट को मैंने क्या था कल की क्लास में बताया था, कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे ना तो जब 1.5 महीने बाद उठाओगे तो लगेगा अरे ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की कौन सी बात हो गई थी जो याद नहीं आ रही है ना, ये सारी चीज़ें लगेंगी। इसलिए कंप्लीटली मत छोड़ो, क्लास के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद रिवीजन करो, रेस्ट अपना पूरा ध्यान हरियाणा एडीए पे लगा दे। 2 नवंबर का पेपर है, कोई टेंशन नहीं है, तबियत से तैयारी करो। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है एडीए का, है ना, लीगल पार्ट नहीं है, जनरल पार्ट बहुत है, जीएस पार्ट बहुत है, कर दो मेहनत अच्छी वाली बिल्कुल। और फिर 2 नवंबर को पेपर देकर आओ, 3 नवंबर को अपनी छुट्टी मनाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। और क्या, इस तरह से अपने को, लेकिन जेएलओ को कंप्लीटली साइड मत कर देना बेटा, किताबें रख दी एक तरफ तो पढ़ाई एक तरफ हो जाएगी तेरी, ठीक है? यस मैम। चलिए, थैंक यू मैम। ओके डियर। और कोई डाउट, कोई क्वेरी? हम कंक्लूड करने जा रहे हैं सेशन को। चलिए फाइन, तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई पे भी फोकस करिए, हेल्थ पे भी फोकस करिए, और गुड नाइट एवरीवन।